हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इंडियन मानसून में हम लोग अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक पे बात की, फिर हम लोग थ्योरीज पे आ गए। तो हम लोगों ने थर्मल कॉन्सेप्ट, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देख लिया, फिर उसके बाद वाले अध्याय में डायनेमिक थ्योरी, फ्लॉन की थी हम लोगों ने देखी। और आज के इस अध्याय में हम लोग थ्योरीज को समाप्त कर देंगे। आज हमारा थ्योरी से संबंधित आखिरी चैप्टर होगा। इसमें जो हमारी आखिरी दो थ्योरीज हैं, एक तो 1952 की ईस्टर्ली जेट थ्योरी और 1972 की मोनिक्स थ्योरी। इन दो थ्योरीज पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे अब अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। हाफ है ही आपको दिख रहा है अभी, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेन काम हमको भी ऊपर वाले इधर एरिया से ही है। ये बहुत अच्छा मैप नहीं बनाया। मैप तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी लाइनें आपको सही नहीं लग रही होंगी, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में आपको कैसा मैप बनाना है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, लेकिन समझाने के लिए ये बेस्ट मैप है। इसमें आपको सबसे पहले तो मैं आपको ईस्टर्ली जेट थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पी कोटेश्वरम और कृष्णा ने जब फ्लॉन की थ्योरी आ गई 1940, फ्लॉन वाली थ्योरी कब आई थी? 1951 में आई थी। सन अच्छे से याद रखिएगा। तो जब फ्लॉन की थ्योरी आ गई तो उन्होंने आईटीसीजेट के बारे में बताया, लेकिन अभी तक अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में उतना जानकारी सबको नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन मैंने आपको एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बताया है कि एंटी ट्रेड के बारे में बताया था। अगर आपका एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप कोटेश्वरम कृष्णा की ईस्टर्ली जेट थ्योरी और मोनिक्स थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे। अगर मैं रिवाइज करवाऊँ आपका, तो आपको पता होगा कि जो शेरहेग ने एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने यह बताया था कि थार डिजर्ट से हवाएं ऊपर उठेंगी और फिर वो 2-3 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगी, एंटी ट्रेड बन के आएंगी और इंडियन ओशन पे नीचे उतरेंगी और जो मानसून की हवाएं चल रही हैं उनको तीव्र करने का काम करेंगी, ठीक है। लेकिन जो ईस्टर्ली जेट थ्योरी है ये इससे थोड़ा सा अलग है। बस अलग क्या है, हवाएं उठेंगी और 2-3 किलोमीटर तक ही नहीं जाएंगी, हवाएं ट्रोपोपॉज तक चली जाएंगी। ट्रोपोपॉज क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, हम एटमॉस्फेयर का डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। जनरली 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर एवरेज है, 12 किलोमीटर मैक्सिमम नहीं है। 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, देन 12 से 50 हमारा स्ट्रेटोस्फियर, 50 से 80 मेसोस्फियर और 80 से फिर अनंत ऊंचाई तक हम लोग का थर्मोस्फियर है। और इसी में थर्मोस्फियर में ही एक और मंडल होता है, उसी में आयनोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में एक और मंडल होता है नीचे, ओजोनोस्फियर, जिसे हम लोग ओजोन लेयर भी कहते हैं। तो ये होता है। तो ट्रोपोपॉज वह एक 1.5 किलोमीटर मोटी पट्टी होती है जहां पर ट्रोपोस्फियर समाप्त होता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझना है यहाँ पे ट्रोपोपॉज के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फियर, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे ट्रोपोपॉज को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इतना वैसे भी पर्याप्त है कि ट्रोपोपॉज एक वह लेयर है, एक समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो शहर हैं, दो अलग अलग शहर हैं और दो शहरों के बीच में आप बैरियर लगा दें कि भाई ये एक अलग शहर है, ये एक अलग शहर है। ट्रोपोपॉज को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके नीचे ट्रोपोस्फियर है, बीच में ट्रोपोपॉज है। मतलब जहां पर ट्रोपोस्फियर रुक जाए, पॉज हो जाए, पॉज बटन रिमोट में होता है जिससे हम रोक देते हैं। हम मूवी देख रहे हैं, हम पॉज वाला बटन दबा दिए, हमारी मूवी वही रुक गई, ठीक है। हम गाना सुन रहे हैं, हमने पॉज वाला बटन पुश कर दिया, हमारा गाना रुक गया। तो ट्रोपोपॉज का मतलब ट्रोपोस्फियर की जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वहीं पॉज हो जाएंगी, वो वहीं रुक जाएंगी, क्योंकि अगला जो हमारा मंडल है वो स्ट्रेटोस्फियर हो जाता है। अब ट्रोपोस्फियर की क्या क्या खासियत होती है, ये तो वायुमंडल में आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फियर की यही खासियत होती है कि ट्रोपोस्फियर में जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर से ही संबंधित है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में तापमान कम होता जाता है, एवरेज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर की दर से। तो ये होता है ट्रोपोपॉज। तो आप इतना यहाँ पर देखिए कि हवाएं उठी, 12-15 किलोमीटर तक गई ऊपर, फिर ये नीचे उतरी जेट बन के, और ये नीचे कहाँ तक आएंगी?
ये हवाएं नीचे, अब ये वह स्थिति है जब यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट आ गई है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट आ गई है 23.5 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं पहले लो प्रेशर बेल्ट कहाँ थी? पहले लो प्रेशर बेल्ट इंडिया के नीचे 0 डिग्री के आसपास थी, ठीक है, विषुवत की निम्न वायु दाब की पेटी। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ, उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, ये सारी चीजें फर्स्ट पार्ट में और मानसून के एक और पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस अच्छे से किया था। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो हमारी बेल्ट्स हैं ये भी खिसकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत विषुवत रेखा पे पहले लंबवत चमक रहा था, लेकिन जब ये कर्क रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत चमकने लगेगा तो लो प्रेशर वाली बेल्ट हमारी यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। फिर क्या होता है, जब हमारी लो प्रेशर बेल्ट यहाँ स्थापित हो जाएगी तो हमारी हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ कहीं रहेगी, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट भी तो थोड़ा ऊपर आ जाएगी भाई, लो प्रेशर वाली यहाँ से यहाँ चली गई तो इसके नीचे जो हाई वाली थी, हाई वाली यहाँ से यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल इंडिया के साउथ में ही कहीं होगी। तो यहाँ से जो हवाएं उठी ये यहीं कहीं उतरेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है, ये यहाँ कहीं पे उतरेंगी और ये जो मानसून वाली हवाएं चल रही थी उसको ये पुश करने का काम करेंगी। इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान देनी है, जो हमारी ये थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज, जब थ्योरीज का आप डीप एनालिसिस करेंगे, जितनी भी थ्योरीज हैं, तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि जो हमारा फ्लोन का डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक थ्योरी, ये गतिक संकल्पना है, और जो थर्मल कॉन्सेप्ट है, तापीय संकल्पना, हेली की, ये दोनों संकल्पनाएं, ये दोनों थ्योरीज मानसून की उत्पत्ति पे बात करती हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग की एरोलॉजिकल थ्योरी है, जो हम लोग की ईस्टर्ली जेट थ्योरी है, और जो हम लोग की मोनेक्स थ्योरी है, ये जोर देती है, ओरिजिन पे बात नहीं करती, बल्कि किस प्रकार से हमारा मानसून तेज हो रहा है, किस प्रकार से उसको धक्का लग रहा है, पुश लग रहा है, इस पे बात करती हैं। तो वही सिंपल सी बात है, ये हवाएं यहाँ पे उतरेंगी और जो हमारी पहले से विंड का फ्लो हो रहा था, जो प्रवाह हो रहा था, उसको ये और पुश करने का काम करेंगी, तो इससे तेजी आ जाएगी हमारे मानसून में। तो बेसिकली एंटी ट्रेड कॉन्सेप्ट जो शेरहैक का था, उसमें भी उन्होंने सेम टू सेम यही बात बताई है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि पी कोटेश्वरम और कृष्णा ने जब 1952 में जब ये थ्योरी थी तो उस समय तक अपर एयर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने, शेरहैक ने एंटी ट्रेड को ही उतार दिया था इंडियन ओशन पे, और उससे उन्होंने तेज करवाया था मॉनसून को। लेकिन पी कोटेश्वरम और कृष्णा ने जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, एंटी ट्रेड वाली बात नहीं सही है, हम ट्रोपोपॉज की हाइट तक जाएंगे और वहां से फिर हवा को नीचे उतारेंगे, जो कि इंडियन ओशन पे उतर के जो मानसून विंड्स चल रही हैं उनको धक्का देंगी, उनको पुश करने का काम करेंगी। तो ये इन्होंने बताया है, और बेसिकली इसीलिए मैंने एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ही आपको बता दिया था कि एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यद्यपि सही नहीं है, उसका खंडन किया जाता है, लेकिन एक मामले में वो सिद्धांत इसलिए अच्छा माना जाता है कि उस सिद्धांत में सबसे पहले इस बात पर बल दिया गया कि नहीं, ये इस प्रकार से भी कुछ हवाएं तेज कर सकती हैं इंडियन मानसून को, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी इस प्रकार की बातें ही नहीं की कि हवा उठेगी फिर उतरेगी इंडियन ओशन पे, फिर मानसून को तेज करेगी। तो इसीलिए एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का महत्व थोड़ा है। ये जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तो टेलर महोदय की थ्योरी यद्यपि गलत है, उन्होंने बहुत सही चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन उनका महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपना सिद्धांत दिया। तो यही चीज़ एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ भी है। तो ये तो हो गई पी कोटेश्वरम और कृष्णा की ईस्टर्ली जेट थ्योरी। अब जो हम लोगों की अगली थ्योरी है ये है मोनेक्स थ्योरी। मोनेक्स थ्योरी में आपको क्या बताना होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, बस दो चीज़ें और जुड़ गई हैं। 1952 के बाद 20 साल के बाद 1972 में मोनेक्स थ्योरी आई, और मोनेक्स का फुल फॉर्म है मॉनसून एक्सपीडिशन, जहाँ पर भारत में जब सूखा पड़ा 1960 के दशक में, तो जो हमारे रशियन साइंटिस्ट थे और जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, दोनों दलों ने, वैज्ञानिकों के दलों ने, दोनों देशों के, इसके बारे में रिसर्च किया, और उनको यह पता चला कि यद्यपि थार डेजर्ट से हवाएं उठ रही हैं, ये काम तो है,
लेकिन दो सोर्स और भी हैं जो अपनी योगदान, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और वो दो सोर्स कौन कौन से हैं? एक तिब्बत का प्लेटो और दूसरा हिमालय। तिब्बत का प्लेटो कैसे अपना योगदान दे रहा है? तिब्बत का प्लेटो जब यहाँ पर 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, मतलब इस एरिया में सन होगा, तो क्या होगा? तिब्बत का प्लेटो भी गर्म हो जाएगा और वहां से भी कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगी, संवहनी तरंगे। और दूसरा हिमालय का अल्बिडो। अब बहुत सारे लोगों को भी अल्बिडो नहीं पता होगा, तो हम अल्बिडो का सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को अल्बिडो कहते हैं। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो बेहतर होगा। मान लीजिए, इसको थोड़ा सा कल्पना करने वाली ये चीज़ है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए कि सन है, सन से इंसुलेशन आया पृथ्वी की ओर, लेकिन वो ना एटमॉस्फेयर को गर्म कर पाया, ना पृथ्वी को गर्म कर पाया, ना पृथ्वी उसको एब्जॉर्व कर पाई। वो सीधे आया और वो टकरा के चला गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यही चीज है अल्बिडो, मतलब कि किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहा जाता है। और एल्बिडो के दो नाम और हैं। एल्बिडो कहीं कहीं आपको सुनने में मिलेगा प्रत्यावर्तिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। और एक टर्म और यूज होता है इसके लिए, प्रत्यावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूज हो, चाहे रिफ्लेक्टिविटी यूज हो, चाहे अल्बिडो यूज हो, बात वही हो रही है कि किसी भी सतह से जो विकिरण आ रहा है उसका कितना भाग परावर्तित हो जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो बिल्कुल भी गर्म नहीं कर पा रहा है, जो हीट नहीं जनरेट कर पा रहा है। यही चीज है हमारा एल्बिडो। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे बर्फीले क्षेत्र होते हैं उनका अल्बिडो अधिक होता है। वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हीट को, बल्कि बर्फ से जो होती है हीट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो ये जो हमारे उच्च हिमालय के जो एरियाज हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, ये बर्फीली चोटियां हैं, पीक्स हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो इंसुलेशन आया वो ये यहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बल्कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसका जो, इसे ही अल्बिडो बोलते हैं, वही मैंने भी आपको बताया। तो यद्यपि ये भले एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ये हीट जनरेट नहीं कर पाया, लेकिन है तो ये एनर्जी जो सूर्य से आ रही थी, विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किस फॉर्म में आ रही थी? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के रूप में आ रही थी। तो ये जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा तो ये भी एक एनर्जी के फॉर्म में है। थर्ड, ये तिब्बत के प्लेटों से कन्वेक्शन करंट उठ ही रही हैं, और थार डिजर्ट से तो उठ ही रही हैं पहले से। तो इन तीनों की एनर्जी जब मिल जाएगी, थार डिजर्ट से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट, तिब्बत के प्लेटों से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट, और हिमालय के अल्बिडो, जो हिमालय का जो एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट हो गई, जो गर्म नहीं कर पाई, जो रिफ्लेक्ट हो गई, जो हिमालय का अल्बिडो है वो भी एक एनर्जी है। तो ये तीनों मिल जाएंगी और ये तीनों मिल के ऊपर उठेंगी, जेट बनेंगी, नीचे उतरेंगी, और फिर वही वही प्रक्रिया जो भी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये फिर नीचे जहाँ पर इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर कहीं पर, तो वहाँ पर ये उतर के जो इंडियन ओशन पर 15-20 डिग्री जो अक्षांश होगा, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहाँ पे ये उतरेंगी। और फिर जो ये हमारी हवाएं पहले से चल रही थी, इनको ये तेज करने का काम करेंगी। तो ये पूरी की पूरी हमारी जो मोनेक्स थ्योरी है, और बेसिकली इंडियन मानसून के बारे में अगर हमें जो रिसेंट ट्रेंड है इस पे अगर बात करनी है, जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग की थ्योरी है वो ये मोनेक्स थ्योरी है, जिसमें कि 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो तिब्बत का प्लेटो की हीटिंग, दूसरा थार डेजर्ट की हीटिंग, और तीसरा हमारा हिमालय का अल्बिडो। तो ये 3 चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तो हमारी बनती है मोनेक्स थ्योरी 1972। और जब इन दोनों को हम हटा दें, हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, सिर्फ थार डेजर्ट पे बात करें, तो हमारी ईस्टर्ली जेट थ्योरी बनती है। और जब हम बात करते हैं आईटीसी जेट पे, तो वो हमारी डायनामिक थ्योरी है। जब हम यहाँ से एंटी ट्रेड बनवाते हैं तो वो हमारी
एरोलॉजिकल थ्योरी है शेरैक की। और जब हम सिर्फ हीटिंग और कूलिंग पे बात करते हैं तो वो है हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से ये हम लोग के 5 कॉन्सेप्ट थे, 5 थ्योरीज थी। अगर हम फिर से रिवाइज करें तो थर्मल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमारा था एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर था हमारा डायनामिक कॉन्सेप्ट, फिर ईस्टर्ली जेट थ्योरी, और फिर लास्ट में थी हम लोग की मोनिक्स थ्योरी। 1686, 1948, 1951, 1952 और 1972, 72, जिसमें कि एक चीज और यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारी थर्मल और एरोलॉजिकल थ्योरीज हैं ये दोनों क्लासिकल थ्योरीज में आती हैं, मतलब प्राचीन सिद्धांतों में। और जो हम लोगों का मॉडर्न थ्योरीज की अगर बात होती है तो उसमें हम लोग शामिल करते हैं डायनामिक थ्योरी को, ईस्टर्ली जेट थ्योरी को, और जो मोनिक्स थ्योरी 1972 वाली है इसको हम लोग, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं इंडियन मॉनसून ऑरिजिन की, जो जिसमें नई नई चीज़ों को शामिल किया गया है, वो सारी जो हमारी मॉडर्न थ्योरीज हैं वो ये लास्ट की जो 3 है, फ्लॉन वाली और पी कोटेश्वरम और कृष्णा की, और मोनिक्स मॉनसून एक्सपेडिशन, ये 2 आपकी जो है ये मॉडर्न थ्योरीज हैं। अब ये तो हो गई बात समझने की, लेकिन एग्ज़ाम में किस प्रकार से हम इसका मैप बनाएंगे। रिटन मैटर तो आप लोग लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कहानी की तरीके से पूरे प्रोसेस को बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया हो रही। जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी कहानी के तरीके से, अपने शब्दों में। बहुत लंबा क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, आराम से अगर आप 100 वर्ड्स का मैटर इसमें आप अपने से बना लेते हैं उतना सफिशियंट है। फिगर बना दीजिए। मानसून, सबसे पहले आप मानसून के बारे में बताएंगे, उसकी बेसिक डेफिनेशन देंगे, फिर आप जो पूरी प्रक्रिया भी हम लोगों ने डिस्कस की है वो बताएंगे, फिर आप एक फिगर बना देंगे, तो इतना पर्याप्त होगा। इस तरह का मैप बना देंगे और यहाँ से आप बता देंगे कि थर्ड डिजिट हवा उठ रही है, ये जेट बन रही है, फिर ये नीचे उतर रही है। ये तो हो गई ईस्टर्ली जेट थ्योरी। इसी फिगर में अगर आपको मोनेक्स भी बताना हो तो मोनेक्स के लिए आप यहाँ से एक उठा दीजिए और हिमालय से उठा दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, तो आपकी मोनेक्स हो जाएगी। यही तो डिफरेंस है दोनों थ्योरीज में कि ईस्टर्ली जेट थ्योरी में सिर्फ इस पे बात की गई है, मोनेक्स थ्योरी में 2 चीज़ों को और जोड़ दिया गया है। और इसको ईस्टर्ली जेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा ईस्ट होके आती है, इसीलिए इसको ईस्टर्ली जेट बोला जाता है। तो ये रहा सिद्धांत के बारे में, और इस प्रकार सिद्धांतों से संबंधित ये हम लोग का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, और क्योंकि मेन बस इसका कॉन्सेप्ट ही हमको समझना था, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि सिद्धांत आपके क्लियर हो गए होंगे। बुक में हो सकता है ना क्लियर हो पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है कि सिद्धांत का जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग बात अच्छे से कर लें। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही फ्रेंड्स। अभी आगे बहुत चीज़ें बची है मानसून में। अभी तो हम लोग को अरेबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, फिर अलग अलग चीज़ें पढ़नी है इसमें, तो अभी कुछ लेक्चर्स और इसमें आएंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ प्रश्न अभी भी हो थ्योरीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी भी उसमें आ रही है टॉपिक में, तो उसका मैटर भी लिखने का भी बताया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।